हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का योद्धा क्लासेस में। और ह्यूमन डिजीज़ के इस महत्वपूर्ण सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं इम्यून सिस्टम और वैक्सीनेशन, यानी प्रतिरक्षा तंत्र और टीकाकरण के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस टॉपिक से भी अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर टीकाकरण से, कि कौन सा टीका कब लगता है या किसके लिए है, बीसीजी का टीका किसके लिए है, डीपीटी का टीका किसके लिए। इस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी क्या है। शरीर की वह क्षमता जिसके द्वारा शरीर बाहरी पदार्थों को पहचानने और अपने ऊतकों को बिना क्षति पहुंचाए या आंशिक क्षति पहुंचाकर बाह्य पदार्थों को निष्प्रभावित, निष्कासित अथवा उपापचयित करता है। यानी जो भी बाहरी तत्व, चाहे वो वायरस के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में, फंगस के रूप में प्रवेश करें, तो उनको निष्प्रभावित करना, निष्क्रिय करना या उसको डाइजेस्ट करना, उपापचयित करना। अब ये जो प्रतिरक्षा के प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, सहज प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा, और दूसरा जो है अर्जित प्रतिरक्षा। तो नेचुरल इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा को अगर हम देखें तो ये क्या क्या काम करता है। जैसे इसमें पहला आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, शारीरिक रोध। ये क्या करते हैं, जैसे हमारी स्किन है या इस और जो सेल्स हैं, एपिडर्मिस सेल हैं, ये रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश को रोकते हैं। ठीक है ना। जैसे त्वचा, जनन और पाचन तंत्र को अस्तारित करने वाली जो श्लेष्माएँ हैं, झिल्लियाँ हैं, वो जो बाहरी बैक्टीरियाज हैं या रोगाणु हैं उनकी एंट्री को रोकते हैं। ठीक है ना, चेक करते हैं। तो उसका दूसरा इसका प्रकार है कारकीय अवरोध। ये शरीर में रोगाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। जैसे हमारे मुंह में जो सलाइवा है, आँख में आंसू है, आमाशय में अम्ल है, ये रोगाणुओं की वृद्धि नहीं होने देते हैं, है ना। तीसरा इसमें प्रकार है कोशिकीय अवरोध, रोगाणुओं का भक्षण पूरा कर जाते हैं। और चौथा है साइकोकाइन अवरोध। इसमें क्या होता है कि ये संक्रमण होने कर विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी बनाते हैं, जिसको इंटरफेरोन कहते हैं। ठीक है, जो भविष्य में विषाणुओं के संक्रमण से हमें बचाते हैं या किसी भी रोगाणुओं के संक्रमण से हमें बचाते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है वो है अर्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वास्तव में होता क्या है, इसको समझें। जब हमारा शरीर प्रथम बार रोग जनकों का सामना करता है तो कम शक्ति की अनुक्रिया होती है, जिससे प्रथम अनुक्रिया कहते हैं। जब रोग कारकों से दूसरी बार सामना होता है तो उच्च तीव्रता की अनुक्रिया हमारे शरीर द्वारा होती है, जिसे द्वितीय अनुक्रिया कहते हैं। प्रथम अनुक्रिया और द्वितीय अनुक्रिया के सम्मिलित रूप को ही अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है स्मृति। अब इसमें जो अर्जित प्रतिरक्षा के कारक हैं, दो सेल्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे, इनके फिगर के साथ, इनकी उत्पत्ति के साथ साथ, कि ये क्या होती है। आइए देख लेते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लसीकाभ अंग, यानी लिम्फाइड ऑर्गन। इसमें क्या आती हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट आप जानते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप है, तो वो आती हैं। ये क्या करती हैं, और ये लिम्फाइड ऑर्गन में होता क्या है वास्तव में, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ, यहाँ क्या, लिम्फोसाइट। और दूसरा, अब ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लसीकाभ अंग यानी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक, इसमें कौन कौन से टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं और एंटीजन को, यानी जो रिसेप्टर होते हैं, उनको प्राप्त करके एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। ठीक, अब इसके कौन कौन से भाग हैं, दो मुख्य भाग हैं। एक है आपका, यानी प्राइमरी जो आपका लिम्फॉइड ऑर्गन है, उसके दो पार्ट हैं, एक बोन मैरो और दूसरा थाइमस। बोन मैरो से ही आप जानते हैं कि ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है, तो यानी जो लिम्फोसाइट सेल हैं उनका भी निर्माण इसी में होगा, है ना। अब ये दो प्रकार से, लाल अस्थिमज्जा, पीली अस्थिमज्जा, और थाइमस ग्लैंड होती है, यहाँ से टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन को अगर हम देखें, इसको पेरिफेरल लिम्फाइड ऑर्गन भी कहते हैं। इसमें आपको होता क्या है कि परिपक्वता के बाद बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट रक्त संवहनी तंत्र और लसिका तंत्र के माध्यम से द्वितीय लसिकाभ अंगों में स्थानांतरित होते हैं। ठीक, तो वहां पर अब इनका क्या हो रहा है, ये जो लिम्फोसाइट है इन अंगों में रहकर रोगाणुओं को फांस कर, उनको पकड़कर, उनको मारने का काम करती हैं। तो ये पेरिफेरल सिस्टम हो गया हमारे जो इसका है।
एक फिगर के माध्यम से देखेंगे। इसके अंतर्गत आपका लिम्फोनेट, प्लीहा, टांसिल, छोटी आंत के पेयर पैचेज, ये सब एक एक करके हम देख रहे हैं। यहाँ आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं जो प्राथमिक लसिका अंग है उसके दो मुख्य भाग हैं, एक अस्थिमज्जा और दूसरा थाइमस। अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो, जो लंबी बोन्स होती है उनके बीच के हिस्से में, वहीं से रक्त का निर्माण होता है। और थाइमस ग्लैंड, ये गले के नीचे की जो ग्लैंड है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ से। तो ये प्राथमिक हो गया। और द्वितीय कशिका के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, इधर एक एक करके आइए देख लेते हैं। प्लीहा या स्प्लीन या सेम के आकार का होता है, जिसमें लिम्फोसाइट और भक्षकाणु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो भी रोगाणु पहुंचेंगे उनको फंसा लेंगे अपने, यानी फिल्टर कर लेंगे, जाने नहीं देंगे आगे। ठीक, मृत आरबीसी प्लीहा में जाकर रक्त से पृथक हो जाती है, इसलिए इसे प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं ये। और दूसरा इसमें है लिम्फ नोड्स, और तीसरा इसमें जो आपकी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड हैं या श्वसन मार्ग, पाचन मार्ग, मूत्रजनन जैसे शरीर के मुख्य भाग पर, स्तर पर, वहां पर स्थित होते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो है टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या होते हैं, ये बड़े अनावृत लसिका ऊतक के पिंड हैं जो जीभ के आधार पर ग्रसनी की भित्ति में स्थित होते हैं। टॉन्सिल, ये कहते हैं कि टॉन्सिल की हड्डी बढ़ गई तो गले में ये जो उभार आ जाता है। पेयर पैचेज, ये छोटी आंत के ग्रहणी यानी इलियम में पाए जाने वाले जो हमारे लिम्फॉइड हैं उनके एक पिंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे टी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट क्या है, आगे हम इनको देखने वाले हैं। आइए पहले समझ लेते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं। वास्तव में अगर हम यहाँ देखना चाहें तो ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उनको बताते हुए हम चल रहे हैं। अन्यथा की दृष्टि में ये टॉपिक इतना लंबा है कि इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो 2-3 लेक्चर इसमें कम पड़ जाएगा। तो जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं उसमें आप यहाँ पर देखें, लसिकाणु या लिम्फोसाइट जिनको कहते हैं, और दूसरा जो है बृहद भक्षकाणु जो भक्षण का काम करती हैं। बृहद भक्षकाणु में भी आपकी जो है बी कोशिकाएं या बी सेल्स और दूसरी टी सेल्स आती हैं। अब आकृति के आधार पर इनमें कोई भेद नहीं होता, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर इनमें भेद है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब बोन मैरो से जब ये आपकी रक्त उत्पत्ति की स्टेम सेल बनती हैं तो इसमें सारे जो ब्लड के जितने टाइप की सेल्स होती हैं आपके, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, उसके भी अलग अलग प्रकार, मोनोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, आपका प्लेटलेट, बिम्बाणु जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब इसमें से जो आपका वर्सा फेब्रियसिस से होकर गुजरता है उससे संसाधित होता है, उसी से बी सेल कहते हैं या बी लिम्फोसाइट कहते हैं। और जो थाइमस से संसाधित होता है उसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। बी और टी नाम इसी आधार पर पड़ा है। बी वर्सा फेब्रेसिस जो पक्षियों के फेब्रेसिस के समान होता है, इसीलिए इनका नाम बी सेल है। बी कोशिकाएं वास्तव में इम्यूनोग्लोबिन ही होती हैं जो प्रोटीन के रूप में अपने आप को दर्शाती हैं, ठीक। अब इसमें जो है इनका कार्य अगर देखें बी कोशिकाओं के, तो ये प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडीज के माध्यम से हमारी इम्यून पावर को बढ़ाती हैं, यानी एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। और एंटीबॉडी को श्रवण करने वाली प्लाज्मा कोशिकाओं में बाद में बदल जाती हैं, यानी जब काम इनका समाप्त हो जाएगा तो प्लाज्मा में रूपांतरित हो जाएंगी। दूसरी है टी कोशिकाएं। टी कोशिकाएं क्या होती हैं इसको भी समझ लेते हैं। अभी मैंने बताया कि ये थाइमस संसाधित हैं, तो ये वास्तव में करती क्या है, प्रतिरक्षण प्रक्रिया का नियमन करती हैं, रेगुलेशन, और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया की मध्यस्थता करती हैं। अभी हम इसको समझने वाले हैं कि कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्या है। और इसके अलावा प्रतिरक्षा बनाने के लिए जो बी कोशिकाएं हैं उनको प्रेरित करती रहती हैं, उनको जो है प्रेरित करती रहती हैं कि आप इस तरह से। अब ये भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे सहायक, संदमक, कोशिका विशी, ये टी सेल अलग अलग। ये इतना डीप में आपको प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आइए अब समझते हैं कि प्रतिजन और प्रतिपिंड यानी एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होते हैं, इसको ध्यान से समझें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में इसी को अगर हम समझ लें तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है।
अब एंटीजन को अगर हम देखें तो ये क्या है, कोई भी बाह्य पदार्थ जो एक विशिष्ट रोग प्रतिकारक अनुक्रिया को प्रेरित कर सकता है। कोई भी एक्सटर्नल मैटर, एक्सटर्नल सब्सटेंस जो हमारे रोग प्रतिकारक अनुक्रिया यानी इम्यून सिस्टम को प्रेरित करने का काम करे, वही क्या है, एंटीजन है। अब अधिकतर जो एंटीजन होते हैं वो प्रोटीन होते हैं या बहुत बड़े बड़े पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ठीक। तो अब इसमें जो दो और बातें हैं, पैराटोप और एपिटोप। किसी एंटीबॉडी का वह स्थान जहां पर प्रतिजन उससे जुड़ता है उसी को पैराटोप कहते हैं, और एपिटोप वह स्थान है जो एंटीजन का वह हिस्सा जो एंटीबॉडी से जाके मिलता है। अब एंटीबॉडी क्या है, वही जो एंटीजन के अनुक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रोटीन अणु हैं, उन्हीं को प्रतिपिंड या एंटीबॉडी कहते हैं। यहाँ एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये वाई शेप का लगभग होता है। अब एंटीबॉडी प्रोटीनों के वर्ग इम्यूनोग्लोबिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। आगे हम देखेंगे कि कैसे एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ संयुक्त होकर काम करते हैं। यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाला ये पार्ट आपका एंटीबॉडी प्रतिबिंब है जो वाई के शेप में है, और ऊपर प्रतिजन। अब दोनों प्रोटीन ही हैं। एंटीजन जैसे बनता है, यानी जैसे कोई बाहरी रोगाणु हम पर आक्रमण किया तो क्या बनेगा, प्रतिजन, और ये प्रतिजन के कारण तुरंत क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज पहुंच जाएंगी कहाँ पर, उस रोगाणु पर आक्रमण करने के लिए, उसको चाहे भक्षण करके, चाहे उसको निष्कासित करके, चाहे उसको मार करके क्या करेंगी, अपना कार्य संपादित करेंगी। और यही हमारी प्रतिरक्षा क्रिया है, इम्यून पावर है, इम्यूनिटी सिस्टम है। इसी तरह से ये वर्क करता है, कोई भी बाहरी तत्व को उसका फेल्योर करना। तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, ये 5 प्रकार के होते हैं, आईजी, आईजीए, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम। आईजी का मतलब यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा संख्या में होती है वो है आईजीजी। ये सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाती है, लगभग 75%। अब एंटीबॉडीज का जो निर्माण है वो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा होता है। प्लाज्मा ये भी ब्लड का पार्ट है, आप जानते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये जो प्रतिरक्षी अनुक्रिया का प्रकार है या इम्यूनिटी का टाइप है, वो यानी इम्यूनिटी रेस्पॉन्स जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। अब ये 2 तरीके से होता है। अवशिष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं, इसमें क्या होता है कि बिना चयन के पराये पदार्थों को या कोशिकाओं को बिना पहचाने उसके विरुद्ध प्रतिरक्षण ये करने का काम करते हैं, तो इसको कहते हैं अवशिष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं। कोई उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे कि क्या टाइप है क्या नहीं है, बस केवल उनको विरुद्ध काम करना काम शुरू कर देंगी। अब ये जो है इसमें आपका जो बृहद रक्षक या बृहद भक्षक अणु हैं वही इसमें मुख्य रोल अदा करते हैं। दूसरा, इसमें विशिष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं या अनुकूली प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अब इसमें क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं में जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी रेस्पॉन्स हैं वो क्या होती हैं, आक्रमण किए जाने वाले जो पदार्थ हैं या रोगाणु हैं उन कोशिकाओं के प्रतिरक्षात्मक पहचान पर निर्भर करती हैं। पहले उनकी पहचान कर लेंगी और यहीं पर आपका स्मृति सेल यानी मेमोरी सेल का भी निर्माण हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में कभी भी अटैक करें तो तुरंत, अब निर्माण करने के बारे में उतना समय नहीं लेना है, सोचना नहीं है, तुरंत उस पर क्या कर देना, अटैक कर देना है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं जिसमें कोशिका विषी यानी जो टी सेल्स हैं वो मुख्य रूप से इसमें प्रतिभाग करती हैं। दूसरा है प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी माध्यित अनुक्रियाएं। दूसरा जो ये प्रतिपिंड या एंटीबॉडी माध्यित अनुक्रिया है इसको HIR कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी रेस्पॉन्स। ये अनुक्रियाएं प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा स्रावित एंटीबॉडी के माध्यम से होती हैं। ये करती क्या है, जो विद्यमान संक्रमित बी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं और ये कोशिका के बाहर तरल जीवाणुओं या विषाणुओं से के विरुद्ध मुख्य रूप से काम करती हैं। आइए अब एक पूरा ओवरव्यू देखते हैं। इस लास्ट फिगर से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम काम करती है। ये आपका बोन मैरो है, जो लंबी बोन्स होती हैं उनके बीच के हिस्से से जहाँ से रक्त कणिकाएं बनती हैं। अब जो थाइमस संसाधित होगी वो आपकी टी लसीकाणु या टी सेल हो जाएंगी। इधर आपका वर्षा संबंधित, मैंने बताया कि वर्षा फेब्रियसिस
जो पक्षियों के उसके समान है, तो उसी आधार पर इनका बी सेल या बी लसीकाणु नाम रखा गया। अब टी लसीकाणु से यहाँ पर लसिका जनक बन रहे हैं, और इससे आप देखें जब बी लसीकाणु से एंटीजन पर ये काम करती हैं तो प्लाज्मा कोशिकाएं बाद में ये बन जाती हैं। मैंने अभी बताया था कि जो बी कोशिकाएं हैं वो बाद में क्या बदल जाती हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं में बदल जाती हैं। आइए अब समझते हैं कि वैक्सीनेशन या टीकाकरण क्या है। वैक्सीनेशन के जनक एडवर्ड जेनर हैं। इन्हें ही वैक्सीनेशन या प्रतिरक्षा जैविकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो काऊ पॉक्स के लिए एक वैक्सीनेशन का जो प्रयोग किया, गो चेचक संक्रमण हो जाने के बाद उस पर जब ये प्रयोग किया तो देखा कि ये स्वस्थ हो गई और दोबारा उसमें कभी संक्रमण नहीं हुआ। तो वैक्सीनेशन की शुरुआत अब यहां से हुई। अब गाय के लिए प्रयुक्त जो लैटिन शब्द है वो वैका से आपका बन गया वैक्सीनेशन, यानी टीकाकरण शब्द प्रचलित हुआ। ग्वालिन व टीका लगाए गए व्यक्ति चेचक के संक्रमण से बचे रहें। इस सुरक्षा में चेचक के विरुद्ध जो असंक्रमणता की जो ये पद्धति एडवर्ड जेनर ने की, उसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था, कोई पता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, ये प्रयोग किया और इस प्रयोग में सफल रहे। तो अब यहीं से टीकाकरण की शुरुआत होती है। अब टीकाकरण के अगर उद्देश्य की हम बात करें कि टीकाकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसमें करते क्या है हम कि कोई जो निष्क्रिय अवस्था में हम उस रोगाणु या जीवाणु को शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं। तो अब इससे क्या होता है कि इससे स्मृति या मेमोरी सेल विशिष्ट जनसंख्या में वहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगी। ये जो मेमोरी सेल हैं ये संख्या में बड़ी तेजी से बढ़ती हैं, बहुत तेजी के साथ, और समान प्रतिजन से संपर्क करके तुरंत एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। अब टीके के प्रकार देखें तो 3 प्रकार के ये होते हैं मारे गए जीवों के टीके के प्रयोग में। जैसे उदाहरण के लिए आपका टाइफाइड, हैजा, कुकुर खांसी, रेबीज, पोलियो। अब ये जो टीके हैं ये सबसे महत्वपूर्ण टीके हैं, इस श्रेणी के टीके, चाहे वो रेबीज का हो, हैजा का हो, पोलियो का हो, ये जीवनदायिनी टीकों की संज्ञा इन्हें दी गई है। और जो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर को इनका पिता भी कहा गया है। अब दूसरे इसमें जो टीके और हैं, 2 और प्रमुख प्रकार हैं, उनको भी देख लेते हैं। दूसरा जो है जीवित और तनुकृत आपके जीवाणुओं का टीके के रूप में प्रयोग, जैसे बीसीजी का है, रुबेला का है, खसरा का है, पोलियो का भी इसमें आता है। ये बिना रोग पैदा किए ही अपना प्राकृतिक व्यवहार वहाँ प्रकट किए रहते हैं और सक्रिय रूप से वृद्धि करने वाले जीवाणु सतत रूप से प्रतिजन आपूर्ति करते रहते हैं। तीसरा है टॉक्साइड टीके, जैसे आपका डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके होते हैं। ये रासायनिक और भौतिक रूप से परिष्कृत जीव विष के समान होते हैं और जैसे ही कोई प्रतिजन इनका यानी जो इनसे संबंधित आता है तो उस पर अटैक कर देते हैं। दोस्तों, अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक और तथ्य आपको मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे, देखेंगे कि टीके कौन कौन से टीके कब कब लगते हैं। यहाँ मैंने जो राष्ट्रीय टीकाकरण की चार्ट है उसको ही पूरा ले लिया है, इसको देखते हैं और समझते हैं। गर्भावस्था में जो टीटी का टीका लगता है, यानी टिटनेस का, TT1 और TT2 और TT बूस्टर, ये 3 टीके गर्भावस्था में महिलाओं में लग जाते हैं। अब इसके बाद शिशुओं में यानी जन्म के बाद से कौन कौन से मुख्य टीके हैं, इसमें आपका BCG का टीका, कौन सा, BCG का टीका, ये जन्म के समय या जन्म के 1 वर्ष के पहले जितना जल्दी से जल्दी लग जाए तो समझ लो उतना ही अच्छा है। ये काली खांसी और इससे संबंधित है। दूसरा हेपेटाइटिस का टीका जो है ये भी जन्म के समय या 1-2 महीने के अंदर लग जाए, 6 महीने तक। इसी तरह से आपका OPV है, हेपेटाइटिस बी है, खसरा का टीका, विटामिन ए की खुराक दी जाती है। DPT बूस्टर का टीका ये दिया जाता है, विटामिन ए की फिर उसके बाद खुराक।
ठीक, डीपीटी बूस्टर का एक और टीका, फिर टीटी का टीका दिया जाता है, और इसके साथ साथ बीच बीच में पोलियो का भी टीका दिया जाता है। अब जो 3 सबसे महत्वपूर्ण टीके हैं उनको अगर हम देखें तो बीसीजी का टीका, बैसिलो कैलमेट ग्यूरिन। कैलमेट और ग्यूरिन 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने टीबी के टीके की ये खोज की थी, तो बीसीजी का टीका उन्हीं के नाम पर ही दिया गया है। दूसरा है डीपीटी का टीका, ये त्रय टीका है, यानी डिप्थीरिया, टिटेनस, टॉक्साइड और पर्ट्यूसिस यानी कुकुर खांसी, इन 3 के खिलाफ, 3 रोगों के जीवाणुओं के खिलाफ भी लगाया जाता है। एमएमआर टीका, खसरा, गलसुआ व रुबेला का टीका। ठीक, ये तनुकृत टीके का एक प्रकार है जो पॉलीसेकेराइड टीके होते हैं। अब टीकाकरण की आवश्यकताएं क्या है, यानी कौन कौन से टीके किस रोग से बचाते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं। बीसीजी का टीका टीबी से बचाता है, हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस से बचाता है, ओपीवी का टीका पोलियो रोग से बचाता है। ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चार्ट में ये भी दिया गया कि ये टीके कब लगते हैं। जैसे ओ का टीका जन्म के समय 1.5 माह पर, 2.5 माह पर, 3.5 माह पर, फिर वर्ष पे पूरा होने पर। आईपीवी का टीका ये भी पोलियो रोग के खिलाफ ही है, ये मॉडर्न जो 1.5 महीने पर और 3.5 महीने पर यानी 4 महीने के आसपास लगता है। पेंटा का टीका अब लगने लगा है, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस, इन सारे रोगों से बचाता है। ये 1.5 महीने पर, 3 महीने और 6 महीने के आसपास लगता है। पेंटा के बाद आपका पीसीवी का टीका, ये मुख्य रूप से न्यूमोनिया रोग से बचाता है। ये आपका 1.5 महीने पे, फिर 3.5 महीने पे और 9 महीने पे लगता है। रोटा जो रोटा वायरस से हमें बचाता है, यानी दस्त रोग से बचाता है, ये 1.5 महीने पे, 3.5 महीने पे और 2.5 महीने पे, 1 महीने के अंतराल पर 3 टीके इसके लगते हैं। एमआर ये खसरा और रुबेला रोग से बचाता है, 9 महीने पर और 1.5 वर्ष पर ये टीका लगता है। इसके बाद जेई का टीका जो अब रिसेंटली लगने लगा है, दिमागी बुखार, जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाता है, 9 महीने पर और 1.5 वर्ष पर। डीपीटी का टीका हमने बताया है, ये 1.5 वर्ष पर लगता है। इसके पहले डीपीटी बूस्टर का भी टीका लगता है, इसकी 3 डोज दी जाती है 4 वर्ष पूरा होने पर भी, और इसकी जो अगली डोज है वो 15-16 वर्ष की अवस्था में दी जाती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की इम्यून सिस्टम और वैक्सीनेशन के बारे में। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो दूसरों में शेयर करें। आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, हैव